जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 16 और बार है शनिवार, यानी है वीकेंड। आज दिन भर बहुत सारी हलचलें रही और सबसे बड़ी हलचल ये रही कि आज प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीन का हुआ वितरण, यानी टीके लगाए गए। हर जिले में, हर सेंटर पर जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुआ वहाँ पर चुनिंदा लोगों को लगाए गए वैक्सीन के टीके। कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना रूपी राक्षस से निजात दिलाने की ये पहली शुरुआत आज हुई पूरे प्रदेश भर में। पर्याप्त मात्रा में सब जगह पहले ही पहुंचा दिया गया था, टीका जो है वैक्सीन पहले ही पहुंचा दी गई थी और आज विधिवत रूप से उसकी शुरुआत पूरे प्रदेश भर में हुई। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे पहले ये जो लगाया गया था ये टीका, इस मामले में CHO कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और SMS हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको सबसे पहले इसके लिए चुना गया और उनको ये टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से इसका विधिवत रूप से संचालन हुआ और उसके बाद में अलग अलग जिलों और अलग अलग सेंटरों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ और इसका टीका लगाया गया। अब शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की और बड़ी खबरों की जो सीधा आपसे ताल्लुकात रखती है, यानी वो बड़ी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई है। राज्य स्तर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली खबर है कि राज्यपाल कालराज मिश्र की बड़ी पहल आज एक काम आई है। उन्होंने आदिवासी बाहुल्य जिलों में आदर्श ग्राम की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाए जाएं, इसके निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि जिस तरह अब तक हम और अच्छे आदर्श गांव बनाते आए हैं, एक योजना हमने चलाई थी, उसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी अब स्मार्ट विलेज बनाए जाने चाहिए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए, इसके साथ में नीतियां भी बनाई जानी चाहिए। इसको लेकर के राज्य सरकार एक्शन में नजर आई और इसको लेकर के काम करना शुरू भी कर दिया गया है। यानी आदिवासी जिलों में भी अब कहीं ना कहीं गांवों की एक आदर्श व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। अगली खबर, प्रशासन शहरों के संग अभियान। ये पहले भी चला था, जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री गहलोत थे तब भी अभियान चला था और इस बार भी इस अभियान को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दरअसल ये सबसे बढ़िया अभियान इसलिए माना जाता है कि लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी शहरों से जुड़ी समस्याएं, लोगों से जुड़ी समस्याएं, उनका मौके पर निस्तारण होता है, अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं और इसको लेकर के अब UDH मंत्रालय जो है और जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं निकायों से। यानी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निकाय जूझ रहे हैं और उनको इसमें शामिल किया जाना ज़रूरी है। ऐसे 13 कार्य हैं जिनको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि इनको लेकर के आप बिल्कुल हमारे पास प्रस्ताव भेजिए और इनमें सुधार क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों की समस्याओं का समय पर निस्तारण होगा, वो भी मौके पर। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है वो जल्द शुरू होने वाला है और निकाय इसको लेकर के तैयारियां करने में जुट चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक नई खबर और आई है और बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये आई है कि कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के लिए एक स्पष्टीकरण आया है, अब क्लियरिफिकेशन दिया है सरकार ने। दरअसल हम क्या करते थे, अब से पहले ये इसको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि साहब अगर कोई प्लॉट हमने खरीदा, कोई कॉलोनी बसी और अगर वो ऐसी ज़मीन है, वो 90A 90B वाला जो लफड़ा रहता था, उसको लेकर के सरकार ने आज एक स्पष्टीकरण दे दिया है। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले निकायों में अब ये 90A और 90B का लफड़ा नहीं रहेगा। पूर्व की तरह जो आपने प्लान बनाया है उसी के आधार पर अब आप पट्टे जारी कर सकते हैं। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कृषि भूमि को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति रहती थी कि साहब पहले तो इसको कन्वर्ट करवाओ, आप कन्वर्ट करवाने के बाद में फिर इसका पट्टा जारी होगा। कन्वर्ट होने में ही बड़ा वक्त लग जाता था, लेकिन सरकार ने आज इसको लेकर के स्पष्ट कर दिया है और ये कहा है कि 1 लाख तक की आबादी वाले निकायों में डेवलपमेंट प्लान की अब कोई आवश्यकता नहीं है और पूर्व के लेआउट प्लान के अनुसार ही अब पट्टे जारी हो सकेंगे। तो इससे बहुत बड़ी राहत अब निकायों में मिलने वाली है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। लंबे समय से CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों को लेकर के मारामारी चल रही थी। हमारे पास भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर सरकार कब चेतेगी और कब इन लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा। आज इसको लेकर के बड़ी राहत दी है राजस्थान सरकार ने, आज इसका रिजल्ट जारी कर दिया।
CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनका परिणाम जारी कर दिया गया है और 7,810 पदों के लिए ये परिणाम जारी हुआ है और अगले सप्ताह से इनके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द जो है नौकरी मिलेगी इन बेरोजगारों को जो CHO की पोस्ट के लिए जिन्होंने एग्जाम दी थी। एक बात। दूसरी बात, जितनी पोस्ट है उससे दुगने के साक्षात्कार लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही उनको पोस्टिंग दिया जाएगा। पद जो हैं वो 7,810 हैं, पहले कम थे लेकिन मुख्यमंत्री की पहल के बाद में इन पदों को बढ़ा दिया गया था। चलिए, ये तो थी राज्य स्तर की बड़ी खबरें जिनका सीधा ताल्लुक आता है आपसे। अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। भरतपुर जिले से क्या कुछ खबरें हैं। जहरीली शराब से एक और मौत हुई है। अभी ये मामला वहाँ चल रहा है और लगातार रूपबास थाने के अंतर्गत जो गांव है जिनमें इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था, ये घटनाएं जहाँ हुई थी वहाँ आज एक और मौत हुई है। 40 वर्षीय एक व्यक्ति था जिसकी मौत हुई है, जहरीली शराब पीने से इलाज उसका चल रहा था। और यूपी बॉर्डर से लगे गाँव घाटोली में ये व्यक्ति मरा है। और एक चीज़ और बड़ी पहल की है अब आबकारी विभाग ने और राजस्थान सरकार ने कि अगर अवैध शराब का कहीं निर्माण होता है, इसकी सूचना देने वाले को अब 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़ी पहल है ये। 1 लाख रुपए का इनाम उसको दिया जाएगा जो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करवाने की सूचना देगा कि साहब इस तरह की यहाँ चल रही है, भट्टियाँ चल रही हैं अवैध रूप से, इसकी जो सूचना देगा उसको अब 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अच्छी पहल है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, भरतपुर से ही। और महाराज गिरिराज धनी के जयकारों के साथ में आज लगाया गया CMHO कप्तान सिंह को कोरोना का पहला टीका जिला मुख्यालय के RBM हॉस्पिटल में। वहाँ भी शुरुआत हो गई आज कोरोना वैक्सीन की और वहाँ के जो CMHO थे कप्तान सिंह जी, उनको पहला टीका आज लगा है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो धौलपुर में भी आज कोरोना वैक्सीन का पहला डोज बाड़ी चिकित्सालय के PMO डॉक्टर शिवदयाल को लगाया गया और 4 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ है धौलपुर जिले में। तो कुल मिलाकर के 16 जनवरी और आज का जो दिन था वो कोरोना के नाम ज़्यादा रहा, वैक्सीन के नाम। SP केसर सिंह बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और स्पेशली इस समय जो कार्रवाई चल रही है ना साहब, वो वहाँ आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए चल रही है। SP केसर सिंह ने आज सभी SHO को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बिल्कुल फील्ड में रहें, सतर्क रखें, नज़र रखें अपने क्षेत्र पर। वहीं दूसरी तरफ अब भी जिले में पुलिस के सामने से कई बजरी के वाहन गुजर रहे हैं और टास्क फोर्स जो वाहन लगाई गई है ना, वो भी मूक दर्शक बन करके बैठी हुई है। इन वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अवैध बजरी के वाहन है इनके खिलाफ। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, अवैध बजरी का जो मामला है ना साहब, ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। न बजरी माफियाओं का कोई दोष है और न सरकार का कोई दोष है। बजरी आम आदमी की ज़रूरत है, उसे मिलना ज़रूरी है। अब मिले कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो सरकार के लिए उसे रोकना ज़रूरी है। अब सरकार अगर उसको रोकती है तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ की स्थिति पैदा होती है। इस सारी समस्या को लेकर के और इस दुविधा को लेकर के मैं बहुत जल्दी एक अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, एक डिबेट लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हमारे साथ होंगे बजरी खनन से जुड़े हुए बहुत सारे व्यापारी भी, उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं और क्या कुछ इसमें अच्छी पहल हो सकती है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुल मिलाकर के अवैध बजरी का खनन भी ना हो और लोगों को बजरी मिलती भी रहे और ये जो चिंदी चोरी चल रही है ना, ये भी बंद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं करौली की। तो सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज नवीन अस्पताल पहुंच करके और जो कोरोना वैक्सीन है उसकी शुरुआत करवाई, वहाँ से टीकाकरण की। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, SP मृदुल कछावा मौजूद रहे और CMHO के सानिध्य में इस सारी प्रक्रिया को संपादित किया गया, यानी कोरोना वैक्सीन वहाँ भी शुरू हो चुकी है। करौली की अगर बात की जाए तो करौली में 7,830 फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ है। कोविन ऐप नाम से एक ऐप बनाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। उसी पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको डेट मिलेगी, समय मिलेगा, तब जाकर के आपको टीकाकरण होगा। हर किसी का टीकाकरण नहीं होगा, तो वो चीज़ है। तो करौली में 7,830 जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 6,980 डोज अब तक करौली में पहुंची है प्रथम चरण में। सेकंड चरण होगा 28 दिन बाद। जिनको आज लगी है
उनको अब 28 दिन बाद में वही 5 ml की डोज लगेगी जो जिस कंपनी की आज लगी है उसी कंपनी की डोज आपको 28 दिन बाद में लगेगी। तो कुल मिलाकर के देश जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और वैसे तो भारतीयों की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है साहब कि ये कोरोना पहले भी उतना ज़्यादा हावी हम पर नहीं हो पाया और आगे भी नहीं होगा। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस नियम का तो आपको फॉलो अभी करना पड़ेगा, इस नियम को तो आपको मानना पड़ेगा ताकि हम सुरक्षित भी रहें और कहीं ना कहीं ये जो दानव है कोरोना का ये निकल जाए और उससे कहीं ना कहीं हमको निजात मिले। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। और सवाई माधोपुर में 3 जगह कोरोना सेंटर बनाए गए थे वैक्सीन के, और प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में CMSO तेजराम मीणा को सबसे पहला टीका लगाया गया। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन मौजूद रहे हौसला अफजाई करने के लिए, और कुल मिलाकर के ये है कि शुरुआत अब हो चुकी है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, लेकिन गंगापुर सिटी की बात करने से पहले आज है शनिवार, वीकेंड, और वीकेंड में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कुछ खास मेहमानों से। देखिए, हमारा एक प्रोग्राम आता है हर रविवार, अपनी बात। अपनी बात में हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों की, सरपंचों की, गांवों की समस्याओं की, गांवों के मुद्दों की। आज मैंने कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं, कुछ ऐसी ग्राम पंचायतों से सरपंच बुलाए हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि वो दूसरे सरपंचों के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्योंकि लगातार मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ और मेरे पास में लगातार वो खबरें अपडेट भी करते हैं कि आज उन्होंने क्या काम करवाया, किस तरह उन्होंने काम किया। कोरोना का जब टाइम था तब भी वो लोग बहुत अच्छा काम अपनी ग्राम पंचायतों के लिए कर रहे थे, और वो आज भी अपनी ग्राम पंचायतों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलाना मैंने मुनासिब समझा और मैंने ऐसे 2 लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया। तो मैं सबसे पहले आपसे उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं उनको बुलवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो ग्राम पंचायत खूंटला सलोना के सरपंच हैं और उनके पति हैं। देखिए, खूंटला सलोना जो ग्राम पंचायत है उनकी जो सरपंच है वो महिला है कंचन देवी जी, और उनके पति नेमी जी वो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो पहले मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे ऐसे। नेमी सर, नेमी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। और दूसरे व्यक्ति हैं जो उन्हीं के लगती हुई एक पंचायत और है और बड़ा तारुफ रखते हैं, माँ से जुड़े हुए भी हैं। मैंने अपने बचपन का बहुत सारा हिस्सा वहाँ गुजारा है, और वो है अहमदपुर ग्राम पंचायत से रेशमा बानो जी और उनके पति शरीफ चौधरी जी। शरीफ सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया नहीं है पूछने का, मैं यहीं पूछता हूँ, आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है हमारे को इस लायक समझा और आपके इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम में आने का मौका दिया। और रही बात जी न्यूज़ पोर्टल की, तो जी न्यूज़ पोर्टल को तो आज कल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है डे बाय डे। और मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपनी जो है अपने आसपास की जो खबरें प्रकाशित कर रहे हैं या दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ पर, वो बहुत ही उम्दा तरीका है आपका, और आप यूँ ही अच्छी खबरें दिखाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। अच्छा शरीफ सर, अलीगंज में माँ तो मुझे मालूम है कि लोग ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आपके चैनल पे यहाँ बुलाकर लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह बनाई, मैं उसके लिए डबल बार आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये वो 2 बाशिंदे हैं जो अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। देखिए, नेतृत्व की क्षमता ईश्वर हर किसी को नहीं देता, और कहते हैं ना कि राजयोग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं गेन किया, मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ, इनकी जो धर्मपत्नी है वो वहाँ से सरपंच हैं, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व यही लोग करते हैं, और काम जो है विकास के जितने भी काम हैं, मुद्दे हैं, उनको यही लोग फील्ड में जाकर के ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आता है सर कि मौजूदा सरकार ने एक नियम हटा दिया कि साहब सरपंचों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। नहीं सर, आप कितना सही मानते हैं इस फैसले को? देखिए, ये सरकार का सोचना है। सरकार में बहुत लोग बैठे हुए हैं और वो उनका सोचना हो सकता है, वो सबको एक साथ लेना चाहते हैं। पर मेरा मानना है, मेरा पर्सन जो रहा है ना, वो सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए।
एक्चुअली उसके पीछे एक रीज़न है। सरपंच अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो चीज़ों को, योजनाओं को कैसे समझ पाएगा। ज़रूरी डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। डिजिटल युग में जी रहे हैं और बिना पढ़े लिखे डिजिटल युग का सरवाइव होगा ये संभव नहीं है, जो मैं समझता हूँ। बाकी मेरी जो धर्मपत्नी है कंचन मीना, वो पढ़ी लिखी है, 12th पास हैं वो, और मेरे कामों में, मतलब मैं उसके कामों में मेरी भागीदारी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो अपने कार्यों का संचालन खुद भी करती हैं और जो राय मशवरा होता है वो अपनी तरफ से देती हैं, और गांव में जो लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उनसे राय मशवरा हम लोग लेते हैं मिल करके। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं। खूंटला है जो काफ़ी बड़ा गांव है, और सलोना और सहजपुरा भी है हमारे। ठीक है। एक पुराना पहले जो गांव था ढाणी, वो शायद अब हट गया। हाँ, वो अब इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें उसका दूसरी ग्राम पंचायत बन गई, उसमें चला गया वो। अच्छा, मैक्सिमम किस समाज के लोग ज़्यादा हैं आपकी ग्राम पंचायत में? देखिए, गांव में किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं? सभी कम्युनिटी है, लेकिन जो है SC और ST और OBC ज़्यादा है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? मेरी ग्राम पंचायत में अलीगंज गांव है, ठीक है, और अहमदपुर गांव, 2 है। अभी कुछ ग्राम पंचायत परिसीमन होके अलग हो गई है, कुछ गांव अलग हो गए हैं। आपके यहाँ से, इनके यहाँ से भी अलग हुआ है, हमारे यहाँ से हाँ बिल्कुल। मेरे यहाँ से आष्टोली सोनपुर में, आष्टोली में सोनपुर न्यू ग्राम पंचायत बनी है। ठीक है। आपके यहाँ से कम्युनिटी किसकी ज़्यादा है, कास्ट किसकी ज़्यादा है, समाज? हमारे यहाँ मोमडन भी हैं और कुछ गुजर भाई भी हैं और कुछ SC भी हैं मेरे यहाँ पे। चलिए। अच्छा नेमी सर, एक बात मुझे बताइए, कोरोना काल गाँवों में कैसा गुजरा? शहरों में तो चलो ठीक है, सरकार ने बहुत ध्यान दे दिया, ये है वो है, गाँवों में कोरोना काल के टाइम की क्या स्थिति थी? देखिए, कोरोना काल में एक्चुअली हमने तो प्रयास किया कि पहले ये शहरों में था कोरोना, और पर गांव में ना आ जाए, इसके लिए हमने भरपूर प्रयास किए। पूरे गांव को 2-3 बार सैनिटाइज करवाया, लोगों को मास्क वितरित किए। सरकार से भी कुछ ऐसा कोई विशेष बड़ा मोटा तगड़ा फंड नहीं आया, लेकिन हमारी ये मंशा थी कि हमारे गांव का हर आदमी सुरक्षित और स्वस्थ रहना चाहिए। तो हमने प्रयास किए उस दौरान, और गाँव को सैनिटाइज कराया, पूरे को मास्क वितरित करवाए, लोगों को फल सब्जी, तमाम बाज़ार बंद हो गए थे, तो उस टाइम फल सब्जी हमने वहाँ हमारे लोकल जो बाड़ी थी उससे अरेंज करके गाँवों तक घर घर पहुँचवाए। और राशन पानी की जो यहाँ से विभाग से, रसद विभाग से जो व्यवस्था हो सकी, उसके अलावा हमने हमारी पर्सनल घर से जो है उनकी पूर्ति की। अच्छा, जो एक चीज, बेचारे गरीब और ऐसे मजदूरी पेशे वाले लोग थे, वो बिल्कुल बेकार हो गए, काम से काम छूट गया उनका। अच्छा, और पलायन, बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ, जो बहुत मुश्किल, वो जो मजदूरों की दुविधा है वो मतलब वो बयान नहीं की जा सकती, इस तरह की उस टाइम स्थिति रही। अच्छा, एक उस समय मुझे मालूम है नेमी सर मुझे लगातार फोटो और वीडियोस भेजते रहते थे कि बैरिकेड्स लगा दिए थे गांव में प्रवेश के लिए, एंट्रेंस कोई नहीं करेगा, कोई भी बाहरी आदमी नहीं आएगा, ताकि गांव को सुरक्षित रखा जा सके। एक अच्छी पहल थी इनकी। दूसरी बात, मास्क वितरण का है या सैनिटाइजर का काम है, लगातार इन लोगों ने किया। अच्छा, उस समय कोई फंड मिला था क्या सरकार से? सरकार से वो काफ़ी बाद में जाकर के 50,000 रुपये आए थे, बस 50,000 रुपये कोरोना के लिए। आप पूरी ग्राम पंचायत के लिए, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। हाँ बिल्कुल। फिर भी हमने, हमारी मंशा थी, हमारी मंशा अब भी नहीं, अब से पहले भी, पूर्व में भी, सरपंच बनने से पूर्व में भी ऐसी रही है कि थोड़ा जनसेवा कर लें तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। सही बात है। अच्छा शरीफ सर, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आती है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नेमी सर्विस मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, आपकी कम्युनिटी में एक सबसे बड़ी समस्या है निरक्षरता। लोगों में, इस समाज में निरक्षरता जो है ना, वो एक अभिशाप के रूप में। कोरोना काल में किस तरह हैंडल किया आपने लोगों को अपने गाँव में, अपनी ग्राम पंचायत में? बिल्कुल, सब लोगों के सहयोग से मैंने सबके घर घरों में जाके सब लोगों का सहयोग लेके मैंने बिल्कुल कहा, भाई ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपन सब लोग मिलके मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बचा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और अपनी तरफ से कोई
पहल आपने, हाँ बिल्कुल सैनिटाइजर है, हाँ मास्क बिल्कुल है? बिल्कुल सैनिटाइज करवाया हमने, जहाँ से जितना भी हो सका हमसे सैनिटाइज करवाया बिल्कुल हमने। मास्क भी बांटे। उस टाइम एक शेड्यूल देखा था, गाड़ी की डिग्गी में अपना पूरा पैकेट बनाया आटे का और जो है मसाले वगैरह का पूरे पैकेट बना करके गाड़ी की डिग्गी में डाल लेते थे, और जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और उनके घर घर पहुंचवाया। बिल्कुल हमारी ग्राम पंचायत से अलावा भी हमने और भी जगह पहुंचा है। जैसे लोगों का कहीं भी फोन आ गया कि सरपंच साहब शरीफ भैया यहाँ हमारे यहाँ भी बिल्कुल जरूरत है 2 लोगों को, बिल्कुल मैं वहाँ पे पहुँचाऊँ, बिल्कुल मेरे पास फोटो भी अवेलेबल है उन चीज़ों की। अच्छा, खाने पीने की बिल्कुल 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 पहुँचाऊँ। अच्छा, वो दौर नहीं सर, अगर उस दौर को हम डिस्क्राइब करें, वाकई में वो दौर उम्मीद ये करते हैं कि लौट के कभी ना आए, कभी ना आए। बहुत बुरा दौर था लोगों ने। और एक्चुअल में जब कोरोना शुरू हुआ था उस टाइम बहुत दहशत हो गाँव गई, में तो लोग मान ही नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे, आज भी नहीं मान रहे समझाना बड़ा टेढ़ा हैं, काम एक्चुअली आज भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन स्थिति तो जो है आपके सामने है, सावधानी मतलब बरतना बहुत ज़रूरी है। और अभी राज्य सरकार ने शायद फैसला लिया है कि 18 तारीख से विद्यालय ओपन हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्कूल खुल रहे हैं 9वीं से और 12वीं तक। हाँ बिल्कुल, तो वो भी आगे थोड़ा सा एक सोचनीय विषय है, और उस बारे में मैं कोरोना को लेकर एक बात बोलना चाहूँगा जी। समस्त जो अभिभावक हैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि 18 तारीख से विद्यालय ओपन हो रहे हैं, और सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को पूरी तरह समझाना चाहिए, उनके लिए मास्क का इंतज़ाम करना चाहिए, पानी की बोतल का एक इंतज़ाम करके उनको विद्यालय भेजना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कोरोना से संबंधित जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसको बिल्कुल प्रॉपर। बच्चा तो एक थोड़ा सा मेच्योर नहीं होता, मतलब 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, तो उनको समझा करके, विशेष रूप से समझा करके और विद्यालय भेजें। कुल मिलाकर के ये है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, और ये दौर निकल जाएगा। जैसा मैं बार बार अब कहता हूँ कि ज़िंदगी फिर मुस्कुराएगी, हंसेगी, लौटेगी, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमें भी साथ तो देना पड़ेगा साहब, क्योंकि इस महामारी से जूझना न सरकारों का दम है, न किसी एक व्यक्ति का काम है, इसमें सब लोगों को मिलकर के पहल करनी पड़ेगी। अब एक चीज़, बड़ा मुद्दा जो आया है कुछ दिनों से निकल करके, पिछले 2-3 दिन से, राजस्थान सरकार ने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया और एक परिवर्तन कर दिया बजट को लेकर के। देखिए, सरपंचों की हालत तो पहले ही ख़राब थी, पिछले 1 साल से 1.5 साल से बजट तो मिल ही नहीं रहा था, रोज़ ना रोया जाता था कि साहब कोरोना का, बजट ने तो सारी हालत वहीं ख़राब कर दी। आप 1-1.5 साल से ग्राम पंचायतों को पैसा वैसे ही नहीं दे रहे थे, और अब आपने कह दिया कि अब पंचायतों के सरपंचों को सीधा पैसा ना मिल करके और वित्त विभाग से एक तरीके से अनुमति लेकर के, और तब आप राशि खर्च करेंगे। आप इस नियम को कितना सही मानते हैं? ऐसा है अजय जी, एक्चुअली इस संबंध में हमने अभी 2 दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई थी, तो पीडी अकाउंट्स को लेकर के जो सरकार की जो मंशा अब कैसी रही है उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं, जिस सरकार ने ग्राम पंचायतों को मजबूत स्थिति करने के लिए जो पहले ये कदम उठाया था कि ग्राम पंचायतों को कि सेल्फ डिपेंड किया जाए, स्थानीय लोगों के द्वारा शासन, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और जो वहाँ के लोगों के विचारों के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनका वो विकास कर सकें, उसके पर पूरी तरह से कतर लिए जाएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप। सरकार की ये मंशा जो है ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों को पंगु बना देगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और लगभग हर सरपंच इसके विरोध में। बिल्कुल सब सरपंच इसके विरोध में है, और हम आगे की रणनीति बनाएंगे। सरकार से निवेदन रहेगा हमारा अभी तो कि इस तरह की जो है एक्टिविटी ना करे, पीडी अकाउंट्स को के एक दूसरे चैनल के थ्रू अब पैसा ट्रांसफ़र नहीं करके डायरेक्ट ग्राम पंचायतों के अकाउंट में पैसा आना चाहिए, और नहीं तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, और हमने विरोध दर्ज भी करवाया है, एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है उसके रिगार्डिंग हमने। अच्छा शरीफ सर, एक बात मुझे बताइए कि बजट को लेकर के एक सरपंच के पास में कितने तो अधिकार होते हैं, वो बेचारा कितना तो पैसा खर्च करता है, और गांवों में तो मुद्दे भी बहुत होते हैं। अगर मैं आपके गांव की बात करूं, मैंने वहां से एक लाइव भी चलाया था, जब आप सरपंच बने थे तो आपके गांव में मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, और या आज भी हैं कि साहब ये मेरे गांव में बड़े मुद्दे हैं और मैं इन पर काम करना चाहता हूँ? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा मुझसे। मेरे ग्राम पंचायत में पहली परेशानी थी पानी की निकासी के लिए, बिल्कुल गंदे पानी की निकासी, बिल्कुल हाँ, अभी भी है। मैं ये न्यू कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ कर दी मैंने, बिल्कुल करूँगा साफ। लेकिन मैंने एक नाला बनाया है
बिल्कुल ये मान लो 800 फीट का नाला अभी मैंने बना दिया है, बिल्कुल रनिंग में है वो। पानी निकासी चालू हो गई उसमें से। उसमें पानी बहुत बढ़ता था रोड पे, आने जाने वाले आगमन जो लोग मुझे कई बार बोलते थे क्या शरीफ, हाँ मैं मुख्य रास्ता था। हाँ बिल्कुल, लोगों ने मुझसे कहा सरपंच साहब शरीफ भाई पहले इसको ले आप, इस नाले को गंदगी बढ़ती है। फिर मैंने उनके तुरंत सेक्रेटरी साहब से सैंक्शन निकलवा के उस नाले का बिल्कुल हमने बना दिया और रनिंग में है। और कुछ हमने कचरा पात्र भी लगवाए हैं कुछ जगहों पे। वेरी गुड। कचरा पात्र हो गए? हाँ बिल्कुल, कुछ कचरा पात्र लगवाए हैं और आगे भी हम लगवाएंगे अभी। ठीक है। अच्छा, लोग करते हैं ना इस्तेमाल उनका? हाँ बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकारी जो भवन है उन पर आप सब बिल्कुल देख लीजिए, मैंने बिल्कुल सब जगह लगवाया है। अच्छा, रोड लाइट की या लाइट की जो है वो व्यवस्था कैसी है आपकी ग्राम बिल्कुल रोड लाइट की व्यवस्था अब हम चालू करने वाले हैं। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट का हमने प्रस्ताव में ले भी लिया है और बहुत ही जल्दी मैं एक अच्छी सौगात मतलब गांव को, मैं ग्राम पंचायत को मैं आपके माध्यम से मैं बिल्कुल देना चाहूँगा कि मेरी ग्राम पंचायत बिल्कुल एक आदर्श ग्राम पंचायत बने। हाँ। और मैं स्ट्रीट लाइट और सोलर और हाईमास लाइट बिल्कुल मैं बहुत ही जल्दी लगाने वाला हूँ। अच्छा नेमी सर, आप तो लगातार काम करते आ रहे हैं और मैं भी देखता आ रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्याएं आती है ना ग्राम पंचायतों में, वो एक जो कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है मोक्ष धाम को लेकर के, शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर के। मैं उस गांव में पला बड़ा हूं, मेरा बचपन वहां गुजरा है और मैंने वहां देखा कि मैंने कभी भी उस शमशान घाट की सूरत को बदलने, मतलब मैं सोचता बहुत था कि यार मैं बदलूं इसको, लेकिन वो मंजर में कभी बदल नहीं पाया और आपने उसको बदला, सौंदर्यीकरण किया है, बहुत सारी सड़कों का निर्माण नए तरीके से हुआ है। कौन कौन से काम है जिनको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से करा है? मैं बता दूं आपको, पहले तो आप जो शमशान घाट की बात कर रहे थे, जो खूंटला का शमशान घाट है वो एक्चुअली वो हमारे इस कंचन के सरपंच बनने से पूर्व में उसमें ऐसी स्थिति थी कि अगर 150 लोग भी अगर भी जाना पसंद नहीं करता था सर, ये तो क्या बिल्कुल सही बात है, वो वापस आने की सोचता था, लेकिन ये सोचता था मैं आना चलूं। तो मतलब जो लोग जाते थे वो सब लोग बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके अपने आप को कहीं ना कहीं टिकाते थे, बैठते थे बहुत। बिल्कुल। और आज अगर आप जाकर के देखोगे तो उस शमशान घाट का जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है अभी, पर वो एक प्लेन और मतलब इतना बढ़िया लगता है आपको कि आप कहीं भी बैठ जाइए। बिल्कुल सही बात है। और मतलब एक बार यूँ मान के चलो कि जैसे 5 बीघा की पार्टी लगती है ना अपनी, बिल्कुल प्लेन वैसा कर दिया है उसको, चारों तरफ से जैसे कवर्ड कर दिया है, मतलब अपने चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर दिए। और लोग जो आसपास के लोग कुछ गंदगी करते थे उससे भी उसको छुटकारा मिल जाएगा और हम उसको और बेहतर बनाएंगे, एक पार्क की तरह दिखेगा जहाँ हम खड़े हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उससे अच्छा वो दिखे। अच्छा, एक रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि अतिक्रमण भी गाँव में है ना बड़ा मुद्दा है सर, आप भी लोकल वहीं के रहने वाले और लोग भी वहीं के हैं, अब किससे तो दुश्मनी ले और किससे चबूतरा हटवाएं। देखिए उस बारे में मैं बताऊँ आपको कि ऐसा एक रोड है हमारे यहाँ, ग्राम सलोना में है वो। ठीक है। ग्राम सलोना में एक रोड है जहाँ मतलब अब से पूर्व में एक भी साधन, मतलब जैसे आप ट्रैक्टर को लेके चलिए, गांव में ज़्यादातर ट्रैक्टर होते हैं, तो बहुत मुश्किल से एक सिंगल ट्रैक्टर वाला जो आगे का रास्ता था हनुमान जी से और एक आरा मशीन तक जो जा रहा है, वो रास्ता बहुत कंजस्टेड था, एक साधन भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। आज की स्थिति है कि उसको हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और गालियाँ सुनी मैंने खुद ने, लेकिन उसको कैसे भी करके हमने उसको 20 से 30 फीट का रास्ता बना दिया है। और लोग जो देखते हैं उसको, लोग सोचते हैं कि मतलब ये इम्पॉसिबल काम कैसे हो गया। तो ऊपर वाले की दुआएं लगी और गांव वालों का जो है आशीर्वाद था, तो वो बहुत बढ़िया ढंग से उसमें नाली बनाई है हमने, एक 1.5 फीट चौड़ी नाली बनाई है और करीब 1.5-2 फीट गहरी है। अच्छा, कल मतलब मेरा मानना यूँ है कि अगर कोई भी कार्य करो, ग्राम पंचायत के पैसे का यूटिलाइज इस तरीके से होना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म ना देख करके लॉन्ग टर्म हो, और फिर एक मादा भी होना चाहिए आप में, करने का नियत भी तो होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी नियत अच्छी है तो ही आपकी नीतियाँ अच्छी, सब कुछ अच्छा है फिर बस। और आपको मैं कल बताऊं, कल मैंने आपको कॉल भी किया था, शायद लग नहीं पाया था। कल मेरे पास में वहाँ से फ़ोन भी आया था, बैरवा मोहल्ला खूंटला से। वो लोग गंदगी से बड़े परेशान थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप आइए और लाइव चलाइए। मैंने उनसे कहा था कि आप सरपंच साहब को फ़ोन करिए और यकीनन वो बिल्कुल इसकी सफाई करवाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है वो आदमी सक्रिय है और अगर उसे कहीं लगा ना कि यार ये गड़बड़ है तो वो ज़रूर आपकी कार्रवाई करेगा। तो मैं आज चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मैं बताऊँ आपको कि 15 तारीख को हमारे यहाँ मतलब हमारी जो पंचायत समिति है उसमें एक भारत स्वच्छता मिशन एक चल रहा है। हाँ, कल। हाँ, उसमें क्या है कि
उसका सेकंड फेज चल रहा है अभी। तो उसमें 10 गांव का चयन हुआ है, जिसमें अपना खूंटला भी है। बिल्कुल, बामन बड़ौदा का भी चयन हुआ था। बामन बड़ौदा का भी है उसमें, वो 10 गांव में ही है वो बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो है एक टीम आई थी पूरी पंचायत समिति से, और एक रिपोर्ट तैयार करनी थी उसमें कि कहाँ गंदगी है। उसमें क्या था कि तरल और ठोस जो कचरा है उसके निस्तारण के संबंध में कुछ प्लान तैयार करना था। ठीक है। और उसके अलावा उसमें जैसे एक सोख्ता पिट है, जैसे ड्रेनेज का सिस्टम। एक्चुअल में रोड्स वगैरह सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर है बढ़िया, तो सब चीज़ें टिकाऊ हो जाती है। और कचरा प्रबंधन, जैसे अपने जो कूड़े होते हैं अपने गांव में, गोबर और गाय भैंस का रहता है गंदगी, उसके लिए भी एक पिट बना करके उसमें वर्मी कंपोस्ट का पिट, 2-3 ऑप्शन थे उसमें। अच्छा। इस तरह से उनके लिए बनाना है, और थोड़ा सा रास्ते से जैसे हट करके हो वो इस तरह का प्रबंध, पूरा डायग्राम तैयार किया, पूरा डायग्राम, हाँ, नजरी नक्शा एक बनाया था हमने। उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रख करके, जैसे पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें अम्बेडकर भवन पे बैराव मोहल्ले में थोड़ा सा कंजेस्टेड है वो, इसलिए उसमें गांव वालों को, तमाम लोगों को इकट्ठा करके, और वो एक नजरी नक्शा बनाया गांव का प्लेन उस पर। और वो नक्शा बनाने के बाद में नाली कहाँ डिजर्व करती है, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ जो है सोख्ता पिट होना चाहिए, कहाँ कचरे के लिए डस्टबिन होना चाहिए, बड़ा छोटा, उसमें सारे ऑप्शंस थे। तो वो एक हमने तैयार करवाया, और उसकी एक रिपोर्ट बन करके राज्य सरकार को जाएगी, और उसमें कुछ पैसा, जो 30% पैसा एफएफसी से लगता है, और बाकी पैसा सरकार से अलग से बजट उसके लिए आएगा। उसमें तमाम चीज़ें लेने की कोशिश की। एग्जीक्यूट कंप्लीट हो गया तो हाँ बिल्कुल, उसकी पूरी कोशिश की है कि उसमें एक भी चीज़। तो कुल मिलाकर के जो गंदगी वाला मैटर है और जल भराव वाली जो चीज़ है ना, वो पूरी तरह से उसका पूर्ण निदान की गंदगी के लिए, और वो आगे भी मेरा प्रयास रहेगा बिल्कुल, मैं गंदगी ख़त्म करने का बिल्कुल। और कुछ मैंने स्कूल, जो हमारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है, उसमें काफ़ी सीनियर स्कूल है। हाँ, सीनियर स्कूल है बिल्कुल। मुकेंद्र गोयल जी हमारे HM है, बहुत अच्छे नाइस पर्सन आदमी पहले वो खूंटला में थे। हाँ बिल्कुल, उनके सबके सहयोग से मुझे बुलाया उन्होंने एक दिन, बताया सरपंच साहब यहाँ पे पानी भरता है स्कूल में बारिश के टाइम पे बिल्कुल, और वाकई में पानी भरता है। मैं भी कुछ पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से, पास आउट उस स्कूल से मैं, और मेरा एक सहयोग भी बनता है बिल्कुल, मैं स्कूल में सहयोग करूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा जाके, तो बिल्कुल मैंने एक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण करवाया बिल्कुल। ठीक है। हाँ बिल्कुल, और 4 रोड मैंने उसमें अंदर बनवाए। तो और भरत भी करवाया कुछ मैंने, और भी मैं भरत करवाऊंगा स्कूल में। अच्छा, दौसा गंगापुर रेल लाइन जो है उससे दोनों ही गांव जुड़े हुए हैं। हाँ, अलीगंज भी जुड़ा हुआ है और खूंटला भी जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं देखिए, वो कहते हैं ना कि जब विकास की एक नई रूपरेखा तैयार होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आता है। तो उम्मीद ये करते हैं कि शायद इस रेल लाइन के निकलने के बाद भी कुछ विकास को नए आयाम स्थापित होंगे दोनों ही ग्राम पंचायतों में। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तो सत्य है। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक आया है तो उससे नए आयाम होंगे, दूरियां कम होंगी उससे। और लेकिन हमारे गांव में, खूंटला में, थोड़ा सा उसका प्रभाव भी थोड़ा सा ऐसा पड़ा है कि नकारात्मक पड़ा है। नकारात्मक भी पड़ा है। कैसे? एक्चुअली उससे जो किसान है अपनी खेती के लिए अपने साधनों को माड़ की तरफ ले जाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रास्ता एक अवरुद्ध हो गया है। हाँ, वो पुलियाओं का जो निर्माण हुआ है, हाँ, उसके लिए हमने जो है सबको, MLA साहब को, ADM साहब को, SDM साहब को, तहसीलदार जी को, सबको ज्ञापन दिया है। उसके बाद वो पुलिया में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उसकी चौड़ाई बढ़ा दी है अब। हाँ, नहीं, चौड़ाई तो, ऊंचाई तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन वो आगे पीछे का उसमें एक रैंप तैयार कर दिया है, जिससे साधन थोड़ा सा आर पार निकल सकता है, इजीली निकल जाएगा। सेम अलीगंज में भी यही निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे नदी पे जाकर के, जैसे पुल नहीं है अभी, तो कहीं ना कहीं गांव वालों को जो है समस्या का एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा नेमी सर, देखिए मैं खुद वहाँ का बाशिंदा हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। जब इस रेलवे का निर्माण हुआ था तो एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा कचोटा, और वो ये था कि हमारे गाँव की जो नदी है ना, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज़ पर गौर करना चाहिए था सर कि अपनी जो नदी थी वो कितनी गहरी हुआ करती थी, कितनी गहरी हुआ करती थी, और उसकी वजह से हमारा जो कुओं का वाटर लेवल था वो बहुत शानदार हुआ करता था। आज आप देखिए कि वो नदी जो है ना, उसके छोर, उसके पाट ख़त्म से हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी, और ये मेरे ख्याल से बहुत दुखदाई स्थिति हुई है उस एरिया के लिए। मैं बताऊं, वो जो नदी है हमारे यहाँ, वो उस एरिया के लिए जहाँ से वो गुजरती है, वहाँ के लिए एक लाइफ लाइन है वो। बिल्कुल।
और वहाँ के कुओं को रिचार्ज करती है वो, और किसानों के लिए मतलब बहुत यूज़फुल है। बिल्कुल। उसमें हमारी कोशिश रहती है कि उसमें आपसे पहले भी मस्ट्रॉल वगैरह नरेगा कार्य के द्वारा उसमें कुछ कार्य करवाए गए थे कि नदी से मिट्टी निकाल करके और साइड के खेतों में डाली जाए। उसके लिए प्रयास किए थे पहले भी, और अभी भी हमने कुछ कार्य स्वीकृत करवाए उसमें, तो उसको दोबारा से उस पहले के जो है रूप में लाने की कोशिश की जाएगी। नहीं, बिल्कुल मेरी ये रिक्वेस्ट है सर आपसे, क्योंकि मैं खुद वहाँ का मूल निवासी हूँ और उस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, कि एक तो उस नदी का अस्तित्व जो है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो नदी बनी रहनी चाहिए। दोनों सरपंच सहयोग से काम कर रहे नहीं हैं। बिल्कुल, आपका भी बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट रोल रहेगा उसमें। मेरे भी यहाँ सहयोग करते हैं सरपंच साहब, बिल्कुल मेरे कोई भी काम में बिल्कुल इनको कहीं भी पता चलता है तो बिल्कुल सहयोग करते हैं, और मुझे भी कोई पता चलता है तो मैं अच्छे कार्य के लिए बिल्कुल मैं लाइफ टाइम तक सरपंच साहब। अब मुझे ये बताओ, पिछले 1.5 साल से बजट नहीं मिल रहा है, 1 साल से ग्राम पंचायतों में, तो ये काम करवा कहाँ से रहे हो आप लोग? ऐसा होता है। आप अभी आपने कहा कि मंशा अच्छी होनी चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ तो 8-10 काम रनिंग में है। मैं आपको बता दूं कि जिस विद्यालय में मैंने खुद ने शिक्षा ली थी, अपने खूंटला विद्यालय में, मैंने उसकी रूपरेखा पूरी, मतलब उसका सौंदर्यीकरण का कार्य अभी चल रहा है। अच्छा, आप कब पढ़े थे उसमें नेमी सर? कौन सा सन याद है आपको? हाँ, मैं पढ़ा था 96 में। 96 में? इन विच क्लास? 96 नहीं है, 94 में पढ़ा था मैं। कौन सी क्लास में? 8th 9th में पढ़ा था मैं। और मैं उस विद्यालय में जब पढ़ा था तो मैं पढ़ा था 84 में। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मुझे बड़ी खुशी होती है और कि विद्यालय का मैं रूपरेखा बदलना चाहता हूं। बिल्कुल। और अभी जो कार्य चल रहा है उसमें आप देखोगे तो अब से 1 महीने बाद जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी दूसरे विद्यालय में आ गया हूँ। नहीं, मैं बहुत जल्दी आऊँगा वहाँ लाइव। मैं बता दूं आपको उस विद्यालय के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, अब से पूर्व में मैंने किया है। एक्चुअली पिछले दिनों मैंने देखा था, अब से पिछली सर्दियों में मैंने देखा कि सरकार की बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में वो लोग जाते हैं, जहाँ तक जो मैंने महसूस किया वहाँ, जो गरीब है, अभावों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी थी और एक साथ वाली बिल्डिंग की वहाँ छाँव आ रही थी, सामने विद्यार्थी बैठे हुए थे सब लोग। तो अपने कन्या विद्यालय वहाँ है, उसके जो है प्रधानाध्यापक हैं मालीराम जी, उनने कुछ बच्चियों के लिए स्वेटर वितरित करने का कोई प्रोग्राम रखा था, उसमें मुझे भी बुलाया था उनने। तो कुछ बच्चियों को मिल गई, लेकिन मेरी मंशा थोड़ी सी ऐसी रही कि यार कुछ बच्चियों को जो है स्वेटर मिल गई है और उनका क्या दोष है, और हाफ स्लीव की शर्ट में बेचारे सर्दी में बैठे हुए थे और तन ढकने के लिए कपड़ा पूरा नहीं था। तो मतलब मुझे लगा कि यार बेचारे अभावग्रस्त हैं, या कैसे भी मान लो आप, बच्चों की दुविधा तो है, बच्चों की दुविधा ने मुझे थोड़ा सा कचोटा, और यूँ मान के चलिए आप, मैंने 1 मिनट के अंदर ये डिसीजन ले लिया कि मुझे सब बच्चों को जो है स्वेटर वितरित करने चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, मेरे पर्सनल जेब से। और फिर मैंने प्रिंसिपल साहब को बुलाकर मैंने कहा, सर ये जो बच्चे हैं इनको भी स्वेटर मिलनी चाहिए, कि कैसे? मैंने कहा मैं दूंगा। इत्तेफाक से उस दिन क्या हुआ कि SDMC SMC की मीटिंग थी, तो दूसरे विद्यालय जैसे अपने सहजपुर आए, और सलोना तो उस टाइम विद्यालय बंद था, और ढाणी अपनी ग्राम पंचायत में नहीं है लेकिन PO क्षेत्र में है। तो फिर वो भी आ गए। जैसे ही मैंने कहा कि इन विद्यार्थियों को मैं अपनी तरफ से स्वेटर वितरित करवाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, गरीब बच्चे हमारे यहाँ। सहजपुर आके मेरे पास वो आए राधा मोहन जी, तो मैंने उनकी मंशा देख करके मैंने कहा साहब वहाँ के विद्यार्थियों को भी देंगे, अगर डिज़र्व करते हैं विद्यार्थी तो मैंने कहा बिल्कुल देंगे। फिर एक अक्षय मीना जी हैं, फिलोदा से हैं, बहुत अच्छे और स्वच्छ छवि के हैं वो, और मतलब मुझे उनकी बिल्कुल डीपली अंदर की भावनाओं से उन्होंने मुझे कहा कि साहब ढाणी में भी होना चाहिए, वहाँ विशेष गरीब आदमी है और उनको स्वेटर मिलने ही चाहिए। मैंने कहा साहब वहाँ भी देंगे। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि वहाँ हमारे यहाँ 3 विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। मैंने कहा यार जब इतने विद्यालय में, इतने अपने जगह पे, इन जगहों पे अपन ने स्वेटर दे दिए हैं, तो इन छोटे विद्यार्थी 5 साल के बच्चे का और स्कूलों का क्या दोष है? तो मैंने उस टाइम लगभग 1000 से ऊपर विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित करवाए थे। ये मेरी मतलब एक अंदर की भावना की बता रहा हूँ मैं, इसके लिए मुझे किसी ने कहा नहीं, पर मतलब मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर के वही बात है कि देखिए, तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। वो मादा होना चाहिए आप में, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, तो फिर सब कुछ संभव होता चला जाता है। वो नीयत होनी चाहिए। आप दोनों से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि जिन ग्राम पंचायतों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, युवा हैं,
अच्छी सोच है आप लोगों में और अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी जान से उसको करिए। रही बात सरकार के बजट की, वो कहते हैं ना कि दूसरों का मुंह वो ताकते हैं सर जिनमें अपने खुद में कोई कुव्वत ना हो, लेकिन अगर उसमें मादा है तो मैं अपने अधिकार को लेना भी जानता हूं और मैं अपने अधिकार को छीनना भी चाहता हूं। तो और रही बात ये जो नया जो आया है कानून, इसका विरोध तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन तो हम भी नहीं करते साहब, कि पंचायतों को इतने आज़ादी तो दे दो कि वो अपने काम तो चला सकें। पिछले 1 साल से आप वैसे ही बजट नहीं दे रहे, कोरोना ने वैसे ही बहुत कुछ ज़िंदगियां नील ली और इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं इफेक्टिव किया है। तो अब आने वाले समय में अगर पंचायतों को अधिकार दे दिए जाए तो शायद पंचायतों की दुर्दशा जो है वो सुधर सके और आपके यहाँ होकर के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुजरने वाला है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो 5-7 काम चल रहे हैं। हाँ, जैसे सड़कों का भी है, नालियों का भी है और अपने विद्यालय का रिनोवेशन का है। और हमारे यहाँ हमारे सलोना गांव में पता है आपको कि वो बीजेपी के टाइम में जो है थोड़ा सा एक स्टेप लिया गया था सरकार के द्वारा कि कोई स्कूल मर्ज कर दिए थे जिनमें कम विद्यार्थी थे। तो मैंने पर्सनली बहुत कोशिश करके हमारे जो सलोना का गाँव का जो स्कूल है उसको रीओपन करवाया है और उसके लिए कोई रीओपन करवा दिया है और उसके लिए कोई बजट नहीं था सरकार की तरफ से। अब मैंने मेरी जेब से उसको जो है दोबारा रेनोवेट करवाया है, पुताई करवाई है, भरतकारी करवाया है, थोड़ा बहुत जो संभव हो सका। उसमें पेड़ लगवाए मेरी अपनी पॉकेट से, करौली से जाकर पेड़ लेके आया था मैं। और मेरी अब ये जो कार्यकाल कंचन का शुरू हुआ है उससे पहले भी मैं हजार पेड़ हर साल लगवाता रहा हूँ और अभी भी तो मनसा है कि आगे भी इससे ज़्यादा डबल तिबल काम करता रहे। तो कुल मिलाकर के यह देखिए ग्राम पंचायतों की सूरत बदलनी भी चाहिए और नेहरू जी ने जो सपना देखा था और कहते हैं ना कि अगर हिंदुस्तान को देखना है और हिंदुस्तान की आत्मा को देखना है तो गांवों में जाकर के देखो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और वो आत्मा जो है ना वो जिंदा रहनी चाहिए। अगर उस आत्मा में गंदगी आ जाएगी या मैलापन आ जाएगा तो फिर कैसे देखेंगे हम उसको। तो आज इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि मैं इन दोनों के कामों को बहुत करीब से और बहुत पहले से देखता आ रहा था। अलीगंज से शरीफ सर बहुत करते आ रहे थे और इनके भी अंदर यही जज्बा था कि साहब मैं अपने गांव की सूरत बदलूं और शुरुआत वहां से हुई। मैंने जब एक बार लाइव दिखाया था तो मैंने सबसे पहले शरीफ सर से यही कहा था कि सर ये जो गंदा पानी है ना आपके शहर का जो गांव का आता है और जो जिसने रोड को भी खराब कर दिया, मुख्य रास्ता बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि बार बार पानी आता था, लेकिन उन्होंने गौर किया उस बात पर और उस समस्या को सबसे पहले जड़ से खत्म कर दिया। नहीं बिल्कुल। और कुछ एक नाला मैं बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ कॉरपोरेशन बैंक है, बिल्कुल पानी भरता दोनों तरफ। बिल्कुल मैं सबसे जल्द उस नाले का भी मैं काम सैंक्शन निकाल कर उसका नाले का भी काम चालू कराऊंगा। बिल्कुल पानी भरता मुझे भी दिख रहा है और सब लोगों को भी दिखता, आप भी जाते हो। लेकिन मेरे ग्राम पंचायत के लोग मुझे बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, तो मैं सबके सहयोग से बिल्कुल मैं उस नाले का काम चालू करना चाहूँगा जी आपके चैनल के माध्यम से। एक्चुअली गाँव का विकास जो है ना वो मैं मानता हूँ कि योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे सरकार के और कार्यों में रहता है ना कि पहले सड़क बनाने वाले आ गए, उसके बाद तोड़ने वाले आ गए, मतलब कि बिजली की लाइनें डालनी है या टेलीफोन की लाइन डालनी है या खंबा इलेक्ट्रिसिटी का खंबा लगाना है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। आप पहले योजना बनाओ, पहले के सिस्टम को बदलना होगा। अगर ग्राम पंचायतों की सूरत बदलनी है तो बदलना होगा। गांव के लिए अभी गांव के आदमी को या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता है कि ग्राम पंचायतों के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, अधिकार क्या है, मुझे किसानों के लिए क्या स्कीम्स हैं, महिलाओं के लिए क्या स्कीम्स हैं और जैसे बच्चियों के लिए क्या स्कीम्स हैं, इनका नहीं पता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी जिनकी एज एक जैसे महिला की 55 और पुरुष की 58 एक वो कर रखी है फिक्स, उसके बाद आदमी पेंशन ले सकता है। बहुत लोगों को नहीं पता है वृद्धावस्था पेंशन। और जैसे खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। उनके नाम अभी मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी वो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ रहे हैं नए, तो जो नीडी पर्सन है, जो आदमी जो डिजर्व करते हैं, हाँ बिल्कुल, जो जरूरतमंद हैं वो उसमें अपने नाम जुड़वाएं। और उसके अलावा जैसे नरेगा है, नरेगा पे सरकार आजकल खूब अच्छा ध्यान दे रही है और नरेगा के माध्यम से अपनी जीविका चला सकता है आदमी अगर उसमें काम करे। हेल्प की है बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के लिए भी ऐसी स्कीम्स हैं कि जैसे अपने फवारा स्कीम है पानी के लिए, जैसे कुंडे भी खुदवाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, पूरी तरह फ्री हैं। फेंसिंग का आजकल काम चल रहा है, फेंसिंग का काम चल रहा है, हाँ वो भी करवाना चाहिए। और कन्याओं के लिए एक विशेष स्कीम है कि जैसे 2 कन्या हो जाने के बाद तीसरी कन्या होती है तो उसके लिए 2 से 2.5 लाख सरकार उस पर अनुदान देती है, अलग अलग टाइम पे देती है, लेकिन 2 से 2.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। ठीक है।
तो कन्याओं को मतलब एक जैसे हमारे राजस्थान में बहुत पुराने टाइम में ये कहावत थी कि कन्याओं की जो है बहुत बचपन में उनको गला दबा दिया जाता था किसी तरह से, मतलब उसको एक अलग रूप में लेते थे, ये दृष्टि से देखा जाता हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी है कि कन्याओं को जो है 2 से तीसरी कन्या पे 2 से 2.5 लाख रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छा, एक विशेष समस्या जो मेरे को अभी जहन में मेरे आया कि हमारे खूंटला सलोना जो ग्राम पंचायत है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के। अच्छा, अभी तो टंकी है वहाँ और सजल धारा योजना के अंतर्गत वो चल रहा है। हाँ, वो है वो टैंक एंड पंप एंड टैंक ऐसी स्कीम है अपने यहाँ। जैसे एक उसमें पीएनटी एक स्कीम है। पीएनटी के अंदर क्या होता है कि एक जल सोर्स बनाया जाता है जैसे कुआं, और वहाँ से सप्लाई करके टंकी तक पहुँचाया जाता है और छोटी छोटी टंकियाँ गाँव में बना करके एक पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन उसमें अभी क्या हो रहा है कि एक बत्ती गुजर जो खूंटला सलोना में लगा हुआ वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ठेकेदार है, मतलब ठेकेदार को मैं क्यों कहूँ, मैं तो विभाग कहूँ अभी, ठीक है, उसका संचालन अभी विभाग के हाथ में है। लेकिन विभाग को मैंने बार बार अवगत कराने के बाद में 2-3 बार मैं लेटर लिख चुका हूँ, और जो है विभाग उसमें मतलब विभाग के जूं तक नहीं रेंगती है। और विभाग के जो अधिकारी हैं, एक प्रदीप जी मीना करके हैं, हाँ जेईएन है, अपने एईएन है, एईएन जेईएन दोनों एक, मेरे ख्याल से वो एक हंसराज है ऐसा करके है। पर मैंने बार बार मेरे कहने के बावजूद भी, मैं अभी कल भी जा करके आया उनसे, मतलब एक तो एटीट्यूड ऐसा कि जैसे सीएम वही हैं, अच्छा, और दूसरे लोगों को कुछ नहीं आता, सिर्फ उन्हीं को आता है, और फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। मतलब उनका नज़रिया देखो आप कि जैसे मैं 50 बार उनको फ़ोन किया है मैंने, ऊपर जो एक्शन साहब है उनको निवेदन भी किया है, मेरे साथ फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मैंने उनको कहा है बार बार कि प्रदीप जी, अगर फ़ोन नहीं उठाने से समाधान किसी का हो सकता है तो ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन उनका कहना होता है कि किसी को नहीं पता है और सारे नियम कानून मुझे ही पता है, और आपकी जो है ग्राम पंचायत के पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन है उसका पैसा ठेकेदार देगा। ठेकेदार जो है जो संचालन कर रहा है उसको कभी भैंस पकड़ा देता है तनख्वाह के एवज में, और कभी उसको एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल दी है, जहाँ तक जो उसका कहना है, और पिछले 1 साल से उसका भुगतान लंबित है। ठीक है, और ये विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पिछले 1 महीने से भैरव मोहल्ले में खूंटला में पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, और जिसका जिम्मेदार है विभाग, क्योंकि विभाग को हम बार बार लिख करके दे चुके हैं, उसके बाद भी उसमें जूं नहीं रेंगती है, और वो कहते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आपने ठेकेदार से कभी कंसल्ट किया है? वो अलग तरीके की बात बोलते, वो जो ऑपरेट करता है बत्ती गुजर, उसको बार बार फ़ोन करके मना कर देता है कि तू सिस्टम को बंद कर दे, मेरा भुगतान रुका हुआ है। अच्छा, इस तरह की समस्याओं से, लेकिन पूरा गांव त्रस्त है, पूरा गांव जो है पानी के बिना बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है। और जबकि पानी है और उसके जो है मेंटेनेंस के लिए मैंने मेरी जेब से 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ उस बारे में। वो जो कि हमारे पास फिटिंग के लिए जॉइंट नहीं, कई बार लाइनें टूट जाती है तो उनको रिपेयर हमने हमारी पर्सनल जेब से करवाया है, क्योंकि उसका हमारे पास ग्राम पंचायत हेड में कोई ऐसा हेड नहीं है जिससे उसका भुगतान कर सके, क्योंकि वो अपने अंडर में आई नहीं है अभी, तो उसका संचालन अभी विभाग ही कर रहा है और बहुत ही गंदे तरीके से कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसे विभाग को बंद कर देना चाहिए जो किसी योजना का संचालन नहीं कर सके। नहीं, बिल्कुल नेमी सर, आपने बड़ा मुद्दा उठाया है, और हम खुद भी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं सोमवार को डेफिनेटली इस मामले में बात करूँगा एक्सीएन से भी और जो एईएन महोदय हैं उनसे भी, और मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ कि उस समस्या का जल्दी समाधान हम दोनों मिल करके कर देंगे। मैं अपने स्तर पर ज़रूर करूँगा। जी भाई, पीडब्ल्यूडी विभाग है, गांव में जैसे रोडें बनी हुई है पीडब्ल्यू विभाग की, तो उनका भी एक हक बनता है भाई टाइम टू टाइम उनकी सफाई रोड की हो दोनों तरफ। और एक मेरा रोड है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल से लेके और अहमदपुर के पुल तक, उसमें बिल्कुल बारिश के टाइम पे बिल्कुल पानी भरता है और पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर में आती है वो रोड। तो उस रोड को मैं चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है उनसे, साहब बड़े एक्शन साहब से और एईएन जेईएन साहब से, कि वो रोड मेरा जल्दी से जल्दी, वो पीडब्ल्यूडी का स्कूल के 18 तारीख से स्कूल चालू होने वाले हैं, एक उसकी सफाई होनी चाहिए। चारों तरफ उस पर गंदगी पड़ी हुई है पीडब्ल्यू विभाग, मैं भी बिल्कुल सहयोग करूँगा उसमें, और मैं भी टाइम टू टाइम सफाई कराता हूँ। लेकिन मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को लेटर भी जारी कर दिया, भेज भी दिया मैंने, रिसिप्ट भी है मेरे पास में उसकी। तो मेरा निवेदन है बड़े अधिकारियों से कि मेरे यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल के सामने से लेके, और कब्रिस्तान भी पड़ता है बीच में, भाई अपन सबको लेके भी जाते हैं दफनाने के लिए, तो बिल्कुल परेशानी आती है। तो उस रोड को मैं निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा वो रोड बनवाया जाए पीडब्ल्यू विभाग से। कुल मिलाकर के ये बड़े मुद्दे हैं, और इन पर ग्राम पंचायतों के जो
सरपंच है वो तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब इनको भी ध्यान देना पड़ेगा जो एसी कमरों में बैठ करके और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ करके योजनाएं बनाते हैं और वहीं से ऑर्डर चलाते हैं कि सर कभी फील्ड में उतर करके देखो कि लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कितनी समस्याओं से एक ग्राम पंचायत जूझती है। सरपंचों के पर तो उतर दिए, मगर फिर इन लोगों का विकास कैसे करोगे जिनको आप कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान की आत्मा बसती है। सर आप दोनों ने आकर के और जो विचार व्यक्त किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और पीडब्ल्यूडी विभाग, बिल्कुल मैं दोनों चीज़ों को मेरे जहन में है, एक बार मैं फिर से आपसे फ़ोन पे बात करूंगा, एक तो जलदाय विभाग वाली और एक पीडब्ल्यूडी विभाग वाली। रोड अलीगंज स्कूल से और बिल्कुल पुल तक पानी बढ़ता है, बिल्कुल, और ये दोनों समस्याओं का जनाजा दफनाने जाते हैं तो बिल्कुल पानी में होके निकल के जाते हैं। बिल्कुल कुछ भी मैं अभी फिलहाल मैंने मोरम और मिट्टी डलवाई, लेकिन वो बारिश से बिल्कुल डाइवर्ट होगी साइड में। तो ये दो समस्याएं हैं और इनको लेकर के हम बिल्कुल पहल करेंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल जब कोई मुद्दा उठाता है तो हम उस मुद्दे को आसानी से छोड़ते भी नहीं है जब तक उसका समाधान नहीं होता। ऊंचा होने की वजह से वो रोड नीचा हो गया। हाँ बिल्कुल, तो ये है। बाकी आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए अच्छा काम करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हम साथ है और उम्मीद ये करते हैं कि ग्रामवासी जो हैं वो भी आपका लगातार सहयोग करते रहेंगे। बिल्कुल है ना, कर रहे हैं और करते हैं, बिल्कुल सहयोग करते हैं। मेरे वार्ड मेंबर, मेरे उप सरपंच वगैरह बिल्कुल मेरा फुल सहयोग करते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम आपको फिर बुलाएंगे चैनल पर। और आपके कामों पर बहुत बारीकी से हमारी नज़र है और आप लोग वहाँ से भी जो आती है बनाए रखिए नजर और सुझाव भी जो उचित लगे वो देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि हम ही बहुत अच्छा सोचते हैं, हम चाहते हैं हम लगातार कुछ ना कुछ आप लोगों का सलाह सुझाव जो भी है वो देते रहेंगे आप सभी को। सर आपने यहाँ आकर के अपना जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लोगों को प्रेरित करें जी न्यूज़ पोर्टल देखने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में, ताकि लोग जागरूक रहें। आपको भी बिल्कुल बिल्कुल आपने हमें यहाँ इस लायक समझा, बुलाया हमको, तो मैं आपको बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अलीगंज में तो बहुत फॉलोअर है हमारे, धन्यवाद करता हूँ। अलीगंज तो बहुत फॉलोअर है हमारे, अलीगंज हमारे यहाँ कम है क्या? बहुत देखते हैं। और भी फॉलोअर बढ़ेंगे आपके, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, बढ़ने बिल्कुल। चाहिए। आप अच्छी खबरें बिल्कुल, एक दिखाते दिन हो, आप दिखाते रहिए। दीपक भाई साहब का आप इंटरव्यू ले रहे थे तो आपके पास बहुत सारे अदर स्टेट से फोन आ रहे थे। बिल्कुल मैं उस लाइव को देख रहा था। बिल्कुल, और फॉरेन से आए थे, फॉरेन से फोन आ कनाडा रहे थे। से और ऐसी ऐसी जगह से हमारे पास फोन आए थे। सर हमारे दर्शक बहुत है सर, हाँ होने चाहिए। हमारी ऊपर वाले तो से हम सरपंच तो ना सही पर किसी सरपंच से भी कम नहीं। नहीं बिल्कुल कुल तो समाज सेवक हैं। और वही काम हम कर रहे हैं। नहीं, वही काम हम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जितनी सेवा हो सके उतनी कर लीजिए, यही साथ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना टाइम दिया उसके लिए, और जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको फिर याद करूंगा। तो ये हमारे साथ दो खास मेहमान थे, खूंटला सलोना से नेमी जी और अली अहमदपुर जो ग्राम पंचायत है वहाँ से थे शरीफ जी। चलिए, तो थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम की वजह से शायद आपको परेशानी हुई होगी, तो उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। और मैं माफ़ी चाहूँ तो क्या चाहूँ साहब, बेशर्म है जियो। हम तो यही कहेंगे कि प्लान बड़े बड़े दे रहे हो आप, लेकिन लोगों को उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दे रहे। 5G की बातें कर रहे हो, 4G ढंग से दे नहीं पा रहे आप लोग। चलिए, तो अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। तो प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज दौरा किया गंगापुर सिटी का। कुछ पलों के लिए राजकीय अस्पताल में गए, कोरोना वैक्सीन के बारे में अपडेट ली। कुछ पलों के लिए, गौर करना मेरे इस शब्द पर कि कुछ पलों के लिए गए, पूरे अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने नहीं किया, जबकि वो प्रभारी मंत्री है यहाँ के। पूछना चाहिए था, देखना चाहिए था, मालूमात करनी चाहिए थी। अस्पताल का निरीक्षण किया और उसके बाद में आज मैंने एक लाइव आपको दिखाया था शहर में जाम की स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि बड़े वाहन जो है, भारी वाहन जो है वो शहर में प्रवेश कर रहे हैं। आज जब मैंने वहाँ का लाइव दिखाया तो जिस व्यापारी का वो ट्रक आया था वो कह रहे थे भाई साहब हाथ जोड़ करके मुझसे कि लाइव मत दिखाओ। मैंने कहा अब मैं ज़रूर लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो बेशर्म है, आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि हमने कितने लोगों को परेशान कर रखा है। वो दिखाया था भारत मिल में कचरा, इसको लेकर के लगातार वहाँ से व्यापारियों के जो फ़ोन है वो हमारे पास में आए थे कि सर कचरा इकट्ठा होता जा रहा है और उसको हटवाने का आप प्रबंध करें, रोज़ाना की ये समस्या है। तो बिल्कुल मैं वहाँ के जो पार्षद है दीपक सर, उनसे बात ज़रूर करूँगा और वो हटवाएंगे उसको। उनके संज्ञान में अभी ये बात नहीं आई है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज गंगापुर सिटी की नहीं थी, हलचल खूब रही, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे जल्दी से अपना प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा। और हाँ, कल है संडे, और संडे को अपनी बात ज़रूर देखिएगा हमारे साथ। और कुछ कल सरपंच ज़रूर होंगे, ग्राम पंचायतों की बातें होंगी, बड़ी बातें होंगी, मुद्दों की बातें होंगी, अपनी बातें होंगी अपनी भाषा में। तो कल ज़रूर देखिएगा लाइव आप रात 8 बजे ग्राम पंचायतों को लेकर के
अपनी बात। तब तक जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आप देखते रहें, हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, अपने सलाह और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते रहें और हम उन समस्याओं को अधिकारियों तक ज़रूर पहुंचाते हैं और उनसे सवाल जवाब ज़रूर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये जो वीकेंड का प्रोग्राम था ये आपको पसंद आया होगा और इसी तरह आपको लिए नए नए जो प्रोग्राम है वो हम लाते रहेंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत। कितना पिक चल रहा है? हेलो।